हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ BHIE 143 पर्यावरण का इतिहास। ये इग्नू के न्यू कोर्स की ब्यूटी है। पर्यावरण का समाजशास्त्र, पर्यावरण का इतिहास, पर्यावरण का दर्शन शास्त्र। पीछे जिन लोगों के लिए मैं समाजशास्त्र में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि इन दिनों पर्यावरण मानवीय चिंता के केंद्र में है। और चूंकि इसकी सारी गलती मनुष्य द्वारा हुई है और भुगत कौन नहीं रहा है, जो सारे पूरी प्रकृति मनुष्य की, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स मनुष्य के सहयोग में अपने को समर्पित किए हुए है, मनुष्य के चरणों में समर्पित है। और उस नेता की गलती से ये पूरा सिस्टम कड़ाहने को आतुर है। फॉर दैट रीजन environmental history also important as well as any other aspect of history like economic history, political history। चूंकि इतिहास भी किसका है, इतिहास पल पल बनने का विषय है। हर क्षण इतिहास बनता है, चूंकि वो पास्ट है। हर वर्तमान की नियति अतीत बनना है, हर भविष्य अतीत बनने की ओर अग्रसर है। तो आज हम जो कुछ भी करते हैं वो पल भर के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो पास्ट हो जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हमारा कोई भी करतूत अगर पास्ट में इस रूप में रिपोर्ट होता है कि वो कलंकित है, वो ब्राइट नहीं है, वो दागदार है, तो फिर अस्तित्व के संकट का सवाल उठता है। वह इतिहास हमें केवल और केवल उन सरोकारों की ओर ले जाता है जिससे ये चीज़ें इतनी विद्रुप्त हुई हैं, इतनी खतरनाक हुई हैं कि हमारे अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। बड़ा रोचक विषय है और थैंक्स इग्नू को, धन्यवाद कि नए CBCS पाठ्यक्रम में इतना वाइब्रेंट सब्जेक्ट लाने का काम किया गया है, या नई शिक्षा नीति को। तो बता दूं मित्रों कि ये सारा क्लास स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर एक अलग संस्था है। स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के सौजन्य से चल रहा है, यानी इसका खर्चा पानी स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर देता है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसके खर्चे पानी से पढ़ा रहे हैं और आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो प्लीज़ मुफ्ते दिल बेरहम वाली बात मत कीजिए। आप कम से कम अधिक से अधिक लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चैतन्य होंगे। लेकिन अगर पसंद आता है तो एक आंदोलन को आगे तो बढ़ाइए। ये आप ही के ऊपर है, ये समाज का दायित्व है। आखिर समाज के लिए सब कुछ हो रहा है कि महामारी के दौरान लोगों को क्लास करने का मौका नहीं मिला, एग्ज़ाम माथे पे है, तो एक आउटलाइन तो हम खींच दें, विषय के टेस्ट को तो बता दें। ठीक उसी तरह जैसे आप कहीं भी खाने पीने जाते हैं रेस्टोरेंट में, या माँ घर में चावल बनाती है, आटा गूंथती है, तो थोड़ा सा ऐसे करके पकड़ लेती है कि आटा तैयार है। एक चावल से देख लेते हैं हांडी का चावल तैयार है। एक चम्मच दाल मखनी खा के समझ जाते हैं कि ठीक है। एक थोड़ा सा अचार खा के जान जाते हैं इसमें नमक ठीक है। तो एक आउटलाइन देता हूँ, ऊपर से एक अच्छा खासा गेस्ट पेपर के रूप में स्टडी मटेरियल SF क्लासेस ऐप पे फ्री में है, वहाँ डाउनलोड कीजिए ऐप को। और साथ साथ असाइनमेंट बनाने में आपको मदद देगा कि हाउ टू राइट असाइनमेंट। जो बाज़ार में आप घटिया असाइनमेंट कुछ भी खरीद के दे देते हैं, तो कम से कम ये सब आपके किताब से होता है और तमीज़ तो मैं सिखा ही रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बात करूँ। इतिहास में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन एक परिप्रेक्ष्य, ये सिलेबस है। इकाई 1, इकाई 2 पर्यावरण और प्रारंभिक समाज, आखेटक, संग्रहक, यायावार, खानाबदोश समाज, यानी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, शिकार करके संग्रह करने वाला, और यायावार स्थिर कहीं नहीं रहने वाला। पर्यावरण और प्रारंभिक समाज 2 भाग में बटा हुआ है। तो नदी घाटी यानी नदी घाटी, रिवर सिविलाइजेशन, सारी
सिविलाइजेशन पूरे दुनिया में नदी घाटी के किनारे बसी। भारत में मध्ययुग इन द मेडिएवल एज पर्यावरण के मुद्दे क्या थे, इशूज ऑफ पर्यावरण, यानी प्री हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री होते हुए कितना लंबा बढ़िया सिलेबस है। प्रारंभिक आधुनिक समाज में पर्यावरणीय मुद्दा, भारतीय दर्शन और पर्यावरण, इंडियन फिलॉसफी एंड इन्वायरमेंट, विभिन्न युगों में संरक्षण कंजर्वेशन ड्यूरिंग द डिफरेंट एजेस, उपनिवेशवाद और पर्यावरण, इम्पीरियलिज्म मतलब कोलोनिज्म एंड पर्यावरण, ग्रीन इम्पीरियलिज्म बड़ा अच्छा शब्द है, हरित साम्राज्यवाद, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर वाद विवाद, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, डिस्कशन ऑन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, उत्तर औपनिवेशिक पोस्ट कॉलोनिकल समाज में विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताएं, लिंग, जेंडर एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण आंदोलन की दिशा प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ और गैर सरकारी संगठन की भूमिका, रोल ऑफ एनजीओज। अब हम चलते हैं, टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। पहला सवाल हमने बनाया है, पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। तो इन्वायरमेंटल इथिक्स, इन्वायरमेंटल इथिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कोर इथिक्स। पर्यावरणीय नैतिकता जब हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं तो इसके आयाम मेरे अलग होंगे, इसके सोचने के तरीके अलग होंगे। यहाँ मेरे लिए गांधी की वो कहावत, वो कही हुई बात वो आ जाएगी कि इस संसार में भरण पोषण के लिए पर्याप्त है, बट लालच के लिए किसी को कोई जगह नहीं है। ये डायलॉग अगर हम मारते हैं तो हम इथिक्स फिलॉसफिकल एंगल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि क्या हुआ जिससे सहज ही हम अनैतिक हो गए। यहाँ पे नैतिक बनने की चेतावनी ऐतिहासिक दृष्टि में, पर्यावरण नैतिकता में ये बात नहीं है। ये गलती ना करें, एक फार्मूला सब जगह ना लगा दें कि हाँ संसाधन को सोच समझ के यूज करना चाहिए। अरे अब तो ख़त्म हो चुका है, अब तो बर्बाद हो चुका है, तो अब तो सोचोगे ही, अब तेरी मजबूरी है वहाँ नैतिक होना, हमारी आपकी मजबूरी है। लेकिन इतिहास कारणों को ढूंढता है। इतिहास इसीलिए समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान से अलग हो जाता है। और इतिहास आपके सामने क्या परोसता है कि हमने ह्यूमन सेंट्रिक, हमने मानव सेंट्रिक डेवलपमेंट बनाया और उसी दिन पर्यावरण की हत्या हो गई। हमने इस नैतिकता की परवाह नहीं की और मानव सेंट्रिक यानी मनुष्य केंद्रित अप्रोच होगा तो मनुष्य को हमने बादशाह बना दिया। जैसे प्राचीन काल में, मध्यकाल में हमने ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बनाया, किंग सेंट्रिक बनाया, यानी राजा महाराजा के ड्रेस क्या है, खान पान क्या है, उनके हरम में कितनी रानियां हैं, कितने घोड़े हैं और कैसा युद्ध लड़ा। दे आर द कंसर्न, ये इतिहास की चिंताएं हैं। उसी तरह से मानव केंद्रित इतिहास में जब पर्यावरण को देखते हैं तो मानव केंद्रित दिखता है, यानी मानव का उत्थान कैसे हो और बाहर में जाए वो जीव जंतु और वो पेड़ पौधे जो हमारे लिए कोई ऑक्सीजन ला रहा है, कोई भोजन का इंतजाम कर रहा है, वो मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा कर रही है, वो तितलियाँ हमारे लिए परागन की क्रिया कर रही है, सब हम भूल गए। सब भूलकर ताक पे रख दिए और अपने निर्माण में हमारा कैसे विकास हो इसके अंदर हम लग गए। इसी को कहा जाता है कि पर्यावरणीय नैतिकता का घोर अभाव ऐतिहासिक संदर्भों में रहा है और इसको अब बात की जा रही है कि जीव संदर्भित, यानी क्या है कि पूरे बायोस्फीयर केंद्रित, पूरे बायोस्फीयर सेंट्रिक थॉट ही पर्यावरण नैतिकता है इतिहास की दृष्टि में। जब तक हम अपने आजू बाजू के मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा पानी बयार, सबकी चिंता किए हुए बिना अगर हम किसी विकास के मॉडल को बनाते हैं या हम ऐसी सोच भी रखते हैं तो अनैतिक है। कहाँ? पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से इतिहास ये कहता है और इतिहास इसका साक्ष्य देता है। इतिहास साहित्य नहीं है कि मनगढ़ंत बातों को रखता है। इतिहास कहता है कि शुरू से मनुष्य ने
क्या किया कि प्राकृतिक संसाधनों को बगैर समझे बुझे उसका दोहन करता है। और ऐसी बात भी नहीं इतिहास कहता है कि मैं मान लो तुम बड़े मासूम थे कि तुमसे गलती अनजाने में हुई, नहीं, इसी में है, उस पर शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। लेकिन अशोक के शिलालेख बताते हैं, अशोक के शिलालेख पर्यावरणीय कंसर्न को उठाते हैं। यहाँ तक कहते हैं अशोक कि भाई अगर आसपास घास फूस फालतू बचा हुआ है तो उसे मत जलाओ। ये इतिहास कहता है। आज के भी पर्यावरणविद इस सवाल को नहीं उठाते हैं कि घास फूस को नहीं जलाओ। आज पार्कों में घास फूस नहीं जलाने के लिए क्यों कहते हैं कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखिए इतिहास कितना सत्यम सुंदरम का पक्षधर है। वो कहता है, अशोक कहता है कि नहीं, कितने जीव जंतु इसमें आश्रय पा रहे हैं, अगर इसमें अग्नि लगाओगे तो सब मर जाएंगे। तो जीव की सुरक्षा की बात जो आज भी किसी पर्यावरण की किताब में नहीं है कि पार्क में नहीं जलाएं, क्योंकि धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हमारे वातावरण को असंतुलित कर रहा है। ये विज्ञान का कंसर्न है, विज्ञान की चिंताएं हैं। लेकिन इतिहास ने इस बात का साक्ष्य है कि कितने जीव जंतु वहाँ मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर में कितने जीव जंतु चलते हैं। उसमें बहुत ऐसे जीव जंतु पलते हैं जिनसे हमारी खेती, जो आजकल हम बोलते हैं वार्मी कल्चर, कहाँ डेवलप होता है, जहाँ वेटलैंड है, जहाँ घास है फूस है, उसमें कम सनलाइट मिलेगा तो लाखों कीड़े मकोड़े जो हमारे काम के डिकम्पोजर है, बहुत सारी चीज़ों को खा जाते हैं, फालतू चीज़ों को। तो ये इतिहास की दृष्टि है दोस्तों। अगर इस दृष्टि थोड़ा सा, जैसे हम 2 मिनट में बता दिए और दृष्टि आपकी बदल दी है, तो पूरा नंबर कौन आपका काट लेगा। इस दृष्टि से, न कि आज किसी से पूछो पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हो, तो दुनिया भर की वो फिलॉसफी दे देंगे। अरे वो फिलॉसफी तो वो है जो पर्यावरण में हिस्सेदारी मांगने की बात है, जो पर्यावरण के संरक्षण की बात है। इतिहास कहता है कि तुम्हारी गलतियां हुई हैं, कि तुम ऐसे करते रहे हो, इसके साथ अवहेलना करते रहे हो, और तुम्हारे थॉट में गलती रही है। वो थॉट को ही चैलेंज करके कहता है कि तुम शुरू से ही पर्यावरण के प्रति अनैतिक हो। मीठी मीठी बात करके इसको परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अनैतिक हो चूँकि मानव केंद्रित तुमने सारी व्यवस्था बना दी, कहीं भी जीव केंद्रित बात नहीं की। इसलिए आज पर्यावरण मानव के गैर जिम्मेदाराना हरकत से ये पूरा मानव केंद्रित विश्व की समझ ने आज पर्यावरण को झकझोर दिया है, और हमने पर्यावरणीय नैतिकता का पालन नहीं किया है। ये सवाल इतिहास जवाब देने आया है। इतिहास परिभाषित करने के लिए नहीं कह रहा है पर्यावरणीय नैतिकता, वो बताने जा रहा है कि तुमने पर्यावरणीय नैतिकता का अवहेलना किया है, और कैसे किया है, तो अपने सेंट्रिक विकास को लेके घूम के चले हो। इसलिए ये चीज़ें बिगड़ गई हैं। अभी भी बहुत लेट हो चुका है, लेकिन सुधरो, यानी अपने मॉडल्स पे बात करो ताकि पर्यावरण बचे। अब थोड़ा फैक्ट फाइल देख लें। केंद्रवाद पर्यावरण के बारे में नैतिक, राजनीतिक और कानूनी बहसों का संगम है। केंद्रवाद मतलब सेंट्रिक, अधिकारों की सक्रियता को रेखांकित करने के लिए दर्शन का उदय एक पहली की तरह है। पर्यावरण नैतिकता कुछ नया होगा या मौजूद नैतिक सिद्धांतों को संशोधन या विस्तार होगा, व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में परिलक्षित हुई थी। पर्यावरणीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिणाम ऐतिहासिक लेखन के निहित मानव केंद्रितता की पूछताछ है। इंक्वायरी फॉर द ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, उसकी एक इंक्वायरी है। मानव केंद्रवाद क्या उल्लेख करता है और कुछ पर्यावरणविद इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म या मानव केंद्रवाद, जैसा कि आमतौर पे पर्यावरणीय नैतिकता और दर्शन में समझा जाता है, उस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें गैर मानव प्रकृति को मुख्य रूप से मानवीय प्राथमिकताओं की संतुष्टि और या व्यापक मानवीय महत्व और हितों की योगदान के लिए महत्व दिया जाता है, कि दूसरे चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मनुष्य का इंपॉर्टेंस है, जबकि मनुष्य परस्पर सहयोग से चलता है। आज नहीं कल ये आपको जानना पड़ेगा कि मनुष्य की सामाजिक दुनिया बहुत बड़ी है। मनुष्य को
पूरे जीव अजैब से मिलके चलना होगा। जो जैन दर्शन कहता है जिस चीज़ को, वही मनुष्य का असली समाज होगा। अगर जो उसमें विश्वास करेगा तभी मनुष्य का अस्तित्व बचेगा, वरना मनुष्य का अस्तित्व नहीं बचेगा। कि इस तरह से निष्कर्ष में आप कह सकते हो कि पर्यावरणीय नैतिकता इस बात की चर्चा करता है, इस बात के बारे में हमको वेल इन्फॉर्म करता है कि आप कितने अधिक प्राकृतिक चीज़ों को मानते हैं। यानी प्राकृतिक चीज़ों को नियंत्रित करने में, जैसे राज्य को नियंत्रित किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह को विजित इतिहास में किया जाता था, आज जैसे चलाया जाता है, उस ढंग से आप विश्व के मनुष्य के अलावा जिस देश में उसके संसाधनों के प्रति संचालन में आपका क्या रवैया है, आप कौन सी दृष्टिकोण रखते हैं, यही पर्यावरणीय नैतिकता का विषय इतिहास में बनता है। तो सही अर्थों में इतिहास में गलतियां हुई है, उसकी पूरी इतिहास इंक्वायरी करता है। वो बताता है कि आपने विकास के नाम पे, डेवलपमेंटल हिस्ट्री के नाम पे, विकासात्मक इतिहास के नाम पे आपने क्या किया है। क्योंकि इतिहास उन सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है जो किसी भी विषय में हो चुका हो। जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो बात हो चुकी हो, या डेवलपमेंट साइंस में, विकासात्मक विज्ञान में जो बात हो चुकी हो, आज उसकी इंक्वायरी करने का हक अगर किसी विषय को है तो केवल इतिहास को है। इसीलिए इतिहास अपने आप में, उसका दायरा सब विषय से बड़ा हो जाता है और किसी भी विषय में वो जीवंत हस्तक्षेप कर सकता है, सार्थक हस्तक्षेप कर सकता है और उसके बातों को यथावत प्रेजेंट कर सकता है। मूक होकर इतिहास क्या है, वेरी साइलेंटली दे सप्लाई द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट। वो फैक्ट फाइल उठा के डाल देता है विथ एविडेंस। अब मानो बेटा तब, न मानो तब, जानो आप, जाने आपका काम। लेकिन ये भी आग्रह इतिहास नहीं करता है। इतिहास कोई न्याय दर्शन नहीं है, इतिहास कोई न्याय शास्त्र नहीं है कि हाँ भाई ये हुआ है और इनको ये सजा। इतिहास केवल आंख खोलने के लिए विथ एविडेंस, विथ रेफरेंस, विथ एक्यूरेसी, सत्य के साथ फैक्ट फाइल को रखता है। आगे आपको अपना निर्णय खुद करना है। तो समहाउ इतिहास उदासीन भी होता है, न्यूट्रल प्रवृत्ति का भी होता है, लेकिन इतिहास कभी मौन रहकर भी फैक्ट को खा नहीं जाता है, पचा नहीं जाता है। बहुत वाइब्रेंट करके, बहुत चटकीला करके, बहुत चटख रूप से किसी चीज़ को प्रस्तुत करने में इतिहास पीछे नहीं रहता है। ये अलग बात है कि आप नकार दो उस चीज़ को, चूँकि इतिहास के पास लाठी नहीं है, इतिहास के पास जवां नहीं है कि बहुत शोर मचाएगा, लेकिन कहने से इतिहास नहीं चूकता है, उसके पास एक एक वेदना का हिसाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विनिमय शब्द से आप क्या समझते हैं? जैव विनिमय ही वो शब्द है जो जैव माने जीव, बायो, विनिमय एक्सचेंज। ये संसार सुंदर कैसे बना? ये संसार सुंदर बना है एक ही चीज़ से। वो शब्द क्या है? आवाजाही, आवागमन। एक दूसरे के यहाँ आने जाने से चीज़ें, केवल किन किन चीज़ों का विनिमय होता है? संस्कृति का, जिसके अंदर खान पान, रहन सहन, सभ्यता, भवन निर्माण, आस्था निर्माण, एवरीथिंग सभ्यता और संस्कृति के छाते के तहत आ जाता है। वो भी किससे होता है? एक्सचेंज से होता है, विनिमय से होता है। आज ईसाई और इस्लाम का प्रसार जो हिंदुस्तान में हुआ, या बौद्ध धर्म का दूसरे देशों में कैसे हुआ? कि थॉट का विनिमय हुआ, लोग वहाँ गए, बताए, प्रसार हुआ। उसी तरह से जितने भी जीव जंतु फसल देखते हो, वो विनिमय से आया है। बहुत सारी चीज़ें अपने देशीय होती है, इंडोजेनस होती है, बहुत चीज़ें बाहर से आती हैं। वैसे भी याद रखो कि किसी चीज़ का जितना विनिमय प्राकृतिक चीज़ों का, मैनमेड चीज़ों का नहीं, चूंकि सभ्यता और संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ है, कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। और कारक उसको सुंदर बनाते हैं, और कारक मिलके उसको संवारने का काम करते हैं। सबकी भूमिका होती है
लेकिन निर्माता उसमें मनुष्य होता है, समाज होता है। मनुष्य छोटा शब्द हो जाएगा, बौना शब्द, समाज होता है। लेकिन सहभागिता सबकी होती है, लेकिन प्रकृति जो है उसके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। तो एक बहुत पते की बात बता दूं कि पश्चिम को हम गाली बकते हैं, लेकिन जितने जीव जंतु पेड़ पौधे पश्चिम में हुआ, यानी सुदूर कुछ अमेरिका में, कुछ हमसे ऊपर अफ्रीका में, हमारे लिए अफ्रीका भी एक तरह से पश्चिम ही हो जाता है, हमसे पूरब नहीं होता है। अब दुनिया गोल है, उस तर्क पे मत जाना। माने पश्चिम एशिया के बाद अफ्रीका शुरू होता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। तो वहाँ से चीज़ें आती हैं। और हमारे यहाँ बड़ा दुख होता है कि जब इतिहास के साथ मजाक होता है, तो बहुत छोटी सी बात राजनीतिक रूप से कोई आता है कि तो बाहरी आ गया, बाहरी आ गया, तो थाली में से हटा दो ना, हर चीज़ तो बाहरी है, एक भी चीज़ तुम्हारा अपना नहीं है। तो ये प्रकृति में बहुत सारे आदान प्रदान एक्सचेंज हुए। हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान का आना जाना वास्को डी गामा से ही नहीं हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान लोग आते रहे। क्योंकि वास्को डी गामा का तो गुरु खुद ही अरब वर्ल्ड रहा है। पहले तो इस्लाम के प्रसार में, व्यापार में अरब लोग चले, या कुछ ईसाइयत के भी प्रचार में चले। उसने एक ट्रेडिंग सिस्टम को चलाया, या कोलंबस ने नई दुनिया को ट्रेडिंग, बहुत लोग कहाँ गए, क्या किए, क्या खोए, क्या पाए, कुछ पता भी नहीं है, उनकी अकाउंटिंग नहीं है। लेकिन सोचो कि आज से 3000 वर्ष पहले हमारे पास बहुत सारे अनाज आए, अफ्रीका से आए। 1000 वर्ष पहले बहुत सारे अनाज आए, मात्र 1000 वर्ष पहले, नाम भी बताऊंगा। तो फिर यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उनको रोपा बोया गया। चूँकि हमारे चीज़ों को समझने के लिए मॉनसूनी हवा में हम हैं, मॉनसून वाले क्षेत्र हैं वेस्ट एशिया, तो मॉनसूनी हवा के चरित्र को समझकर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। जब मॉनसूनी हवा के रहस्य को समझ गए तो लोग आए गए, और ये समझ बहुत पहले पैदा हो गया। और ये वो जानते थे कि ये समुद्री संजाल जो है, संजाल माने इसका जो वेब है, आजकल वेबसाइट से पढ़ते हो उसका हिंदी संजाल ही होता है। तो वो जो संजाल है वो कब अस्थिर होता है, कब अस्थिर होता है, मैक्सिमम टाइम में अस्थिर होता है। जब वो स्थिर होता था तो चाल ढाल को समझ गया, एग्जैक्ट उनको मानसून शब्द नहीं पता था। फिर चूंकि चाहोगे कि अल-मसूदी ने कहा ज्योग्राफी में आया, ये आया, अरबी शब्द है, उस डिबेट में मत जाओ। उससे पहले भी चलता था। अब इतिहास यहाँ तक पहुँच गया है कि लोग उस हवा को समझते थे और आते थे, जाते थे, आते जाते थे। तो विनिमय हुआ, जब इंट्रैक्शन होगा तो विनिमय सहज हो जाएगा, एक्सचेंज सहज हो जाएगा। एक दूसरे को कुछ उपहार देना, कुछ लेके आना, कुछ लेके चला जाना, कुछ अच्छा लगा तो यहाँ छूट जाना, कुछ अच्छा लगा तो वहाँ उठा के ले जाना, तफरी भी करना। उसमें एवरीवेयर एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, यानी आपसी लेन देन का एक अस्तित्व मिलता है मानव में। तो अब जैसे हमारे मिलेट्स अनाज है, बाजरा और ज्वार वेरी इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। आज हम कह रहे हैं कि मिलेट की ओर लौटो, और मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो मिलेट्स की ओर लौटने का क्या मतलब है कि ये अनाज हमारे प्रकृति द्वारा स्वयं संरक्षित हो जाती है, मानव इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत कम पानी चाहिए, बिल्कुल रासायनिक खाद नहीं चाहिए, और इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो किसी भी चीज़ से बहुत अधिक है। जैसे ज्वार और बाजरा, इसको सीधे छींट दो और काट लो, सीधे छींट लो, काट लो, कुछ पानी देने की ज़रूरत नहीं, कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3000 वर्ष पहले हमारे पास दक्षिण एशिया में ये प्रवेश किया भाया अफ्रीका, हमारा नहीं है। 1000 वर्ष पहले एक फसल है
जिसको नॉर्थ इंडियन मरुआ बोलते हैं। बहुत नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और एक मज़ेदार बात है कि उत्तराखंड भी बोलता है मरुआ, और बिहार। दिल्ली में मरुआ बोलोगे तो एक पत्ते को कहा जाता है तुलसी की तरह जो होता है, लेकिन वो इसको दक्षिण में रागी बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आज कर्नाटक है। दिल्ली में भी 100 रुपये किलो इसका आटा मिलता है। लाल काली रोटी हो जाती है, लाल लाल होता है, बिल्कुल सरसों का फैमिली का है। समझो कि सरसों पीला होता है, ये लाल होता है, थोड़ा छोटा दाना होता है। तो ये 1000 वर्ष पहले पहुंचा हिमालय की तलहटी में, इसका पैदावार होने लगा, चूँकि उसके लायक यहाँ का वातावरण था, यहाँ की मिट्टी थी, यहाँ का पानी था, और होने लगा। और होने से मनुष्य इसको खाकर, और कहीं ना कहीं मनुष्य भरपूर पोषित होने लगा, और जल्दी ये बहुत कम समय में हो जाता है, बहुत कम जल लगने की ज़रूरत है, और बहुत कम परिश्रम की ज़रूरत होती है। 1-2 बार केयर कर देने पे ये हो जाता है। तो ये किसके द्वारा हुआ? जैव विनिमय के द्वारा। हमने देखा कि लोगों के बीच व्यापार बढ़ा, और व्यापार के साथ फसलें भी आने लगी। सारी चीज़ें मध्यकाल आते आते, जब मध्यकाल में पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर को तो उसमें चर्चा करूँगा, इसलिए मध्यकाल में नहीं ले जाना चाहता हूँ, कि सारे ओर से विनिमय होने लगा। लेकिन वो विनिमय सदैव सुखद नहीं था, उसमें खर पतवार डिजीज़ भी आने लगे। जितने भी वेक्टर डिजीज़ हैं, वेक्टर डिजीज़ को हिंदी में क्या कहेंगे ये मैं बता नहीं पा रहा हूँ, कि वेक्टर डिजीज़ जितने हैं, जिसमें मलेरिया, कालाजार सब आता है, तो ये सब भी दहेज में उधरे से मिल गया। उन लोगों का आना जाना हुआ, अफ्रीका से हमको भरपूर मलेरिया मिला जो मच्छर काटने से होने लगा, फैलेरिया मिला, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हमारे पास आने लगी, खरपतवार आने लगे जो हमारे फसलों के लिए, हमारे खेतों के लिए नुकसानदेह थे। तो ये विनिमय जो हुआ वो सुखद ही नहीं हुआ, इसके श्वेत श्याम दोनों पक्ष थे, और ज़्यादातर विनिमय हिंद महासागर के पास हुआ। वास्को डी गामा, कोलंबस के बाद अटलांटिक, यूरोपीय लोगों ने बायोटा के आदान प्रदान के माध्यम से पृथ्वी को जोड़ा। 15वीं शताब्दी में दुनिया के बड़े परिवर्तन के चिन्ह देखे। पृथ्वी की जैविक सीमाओं में एक हो गई, क्योंकि जहाँ परिस्थितियाँ पौधे, जानवर और बीमारियों के प्रसार में मदद दी, वहाँ विस्तारित भी हुई। हालांकि इनका विस्तार पूरी तरह से परिवहन, प्रौद्योगिकी और व्यापार, उत्पादन, राजनीति के स्वरूप पे निर्भर था। जहाँ परिवहन की व्यवस्था थी वहाँ द्रुत गति से हुआ, जहाँ नहीं था स्लो हुआ। अल्फ्रेड कॉस्बी, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना फ्री में भी है गूगल पे। तो अल्फ्रेड कॉस्बी 1972 में अमेरिका के ऊपर एक किताब लिखता है, पुस्तक ऑफ कोलंबियाई एक्सचेंज। अमेरिका में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसके पुस्तक का नाम है कोलंबियाई एक्सचेंज, जिसमें सारे चीज़ों का विस्तृत डेटा आज है। बहुत सारी चीज़ें, पुर्तगीज, स्पेन, अंग्रेज़, मैं यूरोप का जब इतिहास पढ़ाया होगा या कहीं ना कहीं मैं बता दिया होगा कि एक एक चीज़ को उठा के वहाँ ले गए, चूँकि वहाँ वो रहने लगे, तो वहाँ रहने लगे तो अपने मतलब का सब चीज़ वहाँ उत्पादन करने लगे। तंबाकू ले गए, आज भी वर्जीनिया टोबैको का कोई जोड़ नहीं है, वहाँ उन्होंने तंबाकू का उत्पादन किया, बहुत बड़ा व्यापार। आज भी उससे अच्छी क्वालिटी की तंबाकू नहीं मिलती है, लेकिन ये सब पुर्तगीज भी ले गए। हमारे यहाँ भी लाए हैं बहुत कुछ। तो ये सारी कोलंबियाई एक्सचेंज में आपको देखने को मिलता है। कमाल की किताब है। और अमेरिका भारतीय आवासों पर कब्जा कर लिया गया और वनस्पति बदल गई। इस तरह से अधिग्रहण से बहुत सारी बीमारी आई, जैसे बोलता है कंठमाल, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा जैसी विनाशकारी बीमारियां भी आई, और बहुत सारे फसलें हमारे यहाँ आई जो हमारे जीवन को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। दूसरी बात, फसल के गुण धर्म होते हैं कि वो प्रकृति के सानिध्य में पलता और बढ़ता है। उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो प्रकृति के सानिध्य में पला बढ़ा तो सीजनल होने लगा, तो किसी सीज़न में हमें कुछ मिलने लगा। आज हमने सीज़न की अवहेलना कर दी, और हिंदुस्तान वैसे भी इतना बड़ा देश है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई, हर ढंग का क्लाइमेट है, तो अब फूल गोभी यहाँ नहीं हो रहा है तो हिमाचल से आ रहा है। हिमाचल का क्लाइमेट फूल गोभी के लिए अब तैयार है।
कुछ चीज़ें कहीं से आ रही हैं, कुछ चीज़ें कलकत्ता से आ जाती हैं, तो आवागमन संभव हो गया और एयर कंडीशंस गाड़ियाँ हो गई, वो उनका डिकेडिंग रेट खराब होने का दर कम हो गया, तो सब जगह मिलती है। लेकिन कल्पना करो कि सालों भर कुछ न कुछ प्रकृति के सानिध्य में भोजन का इंतजाम हो, कभी अमरूद हो रहा है, कभी केला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मनुष्य के जीवन में स्टेबिलिटी आई, आनंद आया, जब सुख बढ़ा और उसका लाइफ बढ़ा, जब उसको अप्रोप्रिएट भोजन मिलने लगा। तो इस तरह से जैव विनिमय से पर्यावरणीय संतुलन भी कायम हुआ और फ्लोरा और फूना का एक बड़ा संसार पैदा हो गया। विविधताओं से भर गई प्रकृति, और उसमें क्या काम किया, तो जैव विनिमय जो विविध बना दिया। फिर जीव जंतु, तितलियाँ, प्रकृति के सारे अपने जो तंत्र हैं वो सारे काम करने लगे और उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगा। चिड़ियाँ बीज को खाती है। सोचो कि संसार में हमारे लिए पीपल इतना प्रिय है, लेकिन हर पीपल किसी पक्षी के पेट से ही जाके जब वो मल त्याग करती है तो उसी बीच उसका एसिडिक गुण भी खत्म हो जाता है, और जब वो धरती पे पड़ती है तो वही बीज थोड़ी सी उष्मा मिलती है धरती की आके, थोड़ा मॉइस्चर उसके बिस्टा में होता है, उसके टॉयलेट में होता है, और इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। जब देखोगे पीपल के बीज को तो घबरा जाओगे, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, और इतना विशाल वृक्ष। जितने भी दरख्त हैं, बनियान ट्री जिसको बोलते हैं, जिसमें पीपर, बरगद, पाकर को पिलखवा बोलते हैं दिल्ली में, और नीम, इसको दरख्त माना जाता है, बड़े पौधे माने जाते हैं, जिनकी उम्र कम से कम 500 साल एंड एबव होता है। 3-3 हज़ार साल तक पाया गया है, 2,500 साल तक तो बहुतों दरख्तों का पाया गया है। तो ये सारे दरख्त के जब बीज को देखोगे, एक नीम को छोड़कर, तो सबके बीज इतने बारीक हैं कि आप सोच नहीं सकते हो कि इससे इतना बड़ा वृक्ष पैदा हो सकता है। तो ये विनिमय से क्या हुआ कि संसार में आदान प्रदान बढ़ा, और धीरे धीरे यही विनिमय के साथ क्या आरूढ़ होके आया, तो बहुत गलत चीज़ आ गई। बाद में यही साम्राज्यवाद का कारण बना, यही उपनिवेशवाद को भी लेके आया। एक दूसरे के देख और समझ से हम गुलाम भी एशिया वाले और अफ्रीका वाले हुए। तो इसके पीछे भी धीरे धीरे इन्हीं लोगों का प्रवेश और आना जाना से सब कुछ संभव हुआ। उसी से लालच बढ़ी और इतिहास का एक नया चैप्टर पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कृषिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया ने प्रारंभिक समाज की परिस्थितियों को कैसे प्रभावित किया? एग्रीकल्चरल एंड अर्बनाइजेशन। हमें पता है कि भारत में शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता से शुरू होती है, जिसको अर्बनाइजेशन 1 के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के और उसके सहायक नदियों के किनारे पूरी फली फूली, और वहीं से शुरुआत हुई नदियों के पास। तो नदियों के पास जब सभ्यता का विकास हुआ, तो किसने उस सभ्यता को विकास में मदद की? तो पर्यावरणीय चीज़। नदी मनुष्य मेड चीज़ हो ही नहीं सकती है। धीरे धीरे मनुष्य ने वहाँ पे अपने जीवन को देखा, उसने कृषि किया, और साथ साथ समृद्धि आई और व्यापार किया। व्यापार के लिए भी नदियाँ क्या बनी? मार्ग बनी, जिसके द्वारा वो समुद्र तक पहुँच जाता था। नदी की कनेक्टिविटी के द्वारा इनलैंड वाटर की एक और नियति है कि वो जाएगी तो गिरेगी समुद्र में ही। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बनाया। कुछ इनलैंड वाटर जिस पे हड़प्पा सभ्यता बनती है, वो सारी नदियाँ अभी इन दिनों भारत से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में चली जाती हैं, चाहे रावी हो तब, सिंधु नदी हो तब, और वो सारी दोनों बड़ी नदियाँ अब हमारे भारत में नहीं हैं। भारत में सतलुज, झेलम, चिनाब, ब्यास है, और वो दोनों बड़ी नदियाँ पाकिस्तान में मिल जाती हैं, और उसके द्वारा उसी इर्द गिर्द पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि भारत और पाकिस्तान हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उपमहाद्वीप कहने से बड़ा विज़न क्रिएट होता है, बड़ा जोग्राफिकल इनफैक्ट क्रिएट होता है। हमारे बच्चे जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का क्या मतलब है, बांग्लादेश तक इसमें आ जाता है। तो वहाँ सभ्यता बसी, पहली नगरीकरण की सभ्यता, जो पर्यावरण के द्वारा ही बसाई गई, यानी नदियों के द्वारा
बसाई गई और उसमें हमने देखा है कि उस शहरीकरण में धीरे धीरे सरप्लस मोड ऑफ प्रोडक्शन रिच हुआ, उत्पादन की विधियां रिच हुई तो सरप्लस पैदा हुआ। सरप्लस क्या है, जिसको हिंदी में अधिशेष कहते हैं। ये संसार के सबसे, इसको मैं अच्छा शब्द नहीं मानता हूँ, ये सातिर शब्द है। जिसने क्या किया कि ज़रूरत से ज़्यादा आपके खाने पीने से जो शेष बचता है वही अवशेष कहलाता है। वो अवशेष, उस अधिशेष, अवशेष नहीं कहिए, अधिशेष मतलब ज़रूरत से अधिक बच गया, वही पूंजी में फॉर्म करता है और उसी के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है और वो पूंजी ही इस संसार को इतनी विद्रुप्त कर रखी है और पर्यावरण को भी कर रखी है। अगर इक्वलिटी के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, इतनी हवस पैदा नहीं होती, ज़रूरत के हिसाब से लोग चलते और कहीं ना कहीं हमारे आज के गांधीवादी जो सिद्धांत है उस पे चलकर पर्यावरण को एक तसल्ली मिलती, एक शांति मिलती। तो हड़प्पा संस्कृति में हम देखते हैं कि हर चीज़ का उत्पादन होता था जो उस समय के कंटेम्प्रेरी ज़रूरत था। जितने भी सेंटर थे, मेसोपोटामिया हो तब, या ईरान हो, इराक हो, सब जगह से हमारे, या दक्षिण भारत हो, ट्रेडिंग होती थी और अनाज भी अलग अलग जगहों से अलग अलग किस्म के अनाज मिले हैं। और चूँकि नदी किनारे था तो बहुत लकड़ियाँ रही होंगी, चूँकि मेटल तो इतना था नहीं कि मेटल का यूज किया, उससे बड़े बड़े जहाज़ बने हैं और डॉकयार्ड मिला है लगभग आधे से ज़्यादा शहरों में। लोथल का डॉकयार्ड तो बहुत बड़ा था, यानी बंदरगाह मिला है और उसके द्वारा ट्रेडिंग होती थी। तो हत्या हुई होगी जंगलों की, बड़े बड़े ऐसे लकड़ियों को पहचाने होंगे, और इमारत भी लकड़ियों के भी का भरपूर यूज लकड़ियों का होता था। तो शुरू से हम पर्यावरण के प्रति वही कहे कि नैतिकता को हम समझे नहीं और एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। चलिए, मध्यकाल में विदेशी जानवर पौधों का आदान प्रदान, मध्यकाल में व्यापक स्तर पे पौधों का आदान प्रदान होता है। हम स्वयं सूर्य मंदिर कभी कोणार्क का देखोगे तो उस पर एक फ़ोटो बना हुआ है जिराफ का, वो कहा जाता है कि वो जिराफ अफ्रीकन जिराफ है। उसके बाद जब अकबर के शासनकाल में आते हैं तो बहुत सारे जीव जंतुओं का आदान प्रदान हुआ। हुमायूं के समय हुमायूं ने खुद फ्रांस के राजा को उपहार में और साथ में पुर्तगाल में वहाँ के जो दूत आते जाते थे तो बहुत सारे पशु पक्षी भेजे गए। एक गैंडा भी पश्चिम में भेजा गया। तो पशु पक्षियों का खूब आदान प्रदान हुआ, इसकी काफ़ी ट्रेडिंग होती थी चिड़ियों की। चूँकि पेंटिंग जो है, जो हुमायूं का बेस्ट पेंटर है मंसूर, उस्ताद मंसूर, उसको बड़ा परफेक्शन है जीव जंतुओं का फ़ोटो बनाने में। और इतने अधिक हाथी घोड़ा ये सारे इकट्ठे किए गए थे। एक एक नस्ल के घोड़े इराक, ईरान से, तुरान से मंगाए जाते थे। तो एक दूसरे जगह से खूब पशु पक्षियों का आना जाना हुआ और उसके आदान प्रदान से हमारे यहाँ नस्लें बदली। आज भी होता है, आज भी हमने जैसे दूध के लिए क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमने जर्सी गाय को यूज़ किया, जिसमें डेनमार्क के गाय को, या तमाम जगह जो अधिक दूध देने वाली है गाय है, भैंस पे प्रयोग हो रहा है। कुत्ते के जितने ब्रीड आप देखते हो कोई भी इंडियन नहीं है, चाहे वो जर्मन शेफर्ड देख लो या लेब्राडोर देख लो, मतलब सैकड़ों प्रकार की कुत्ते की प्रजातियां हैं जो हमारी नहीं है। उसके बाद क्लाइमेट, बहुत सारे पक्षियां सर्दियों में प्रवास करती हैं। जब उनको साइबेरिया की बहुत सारी पक्षियां अब इंडिया आने लगेंगी, चूँकि वहाँ बर्फ़ बहुत होता है, भोजन की दिक्कत हो जाती है, तो वो चल देते हैं पूरब की ओर। पूरब की ओर आते हैं, उसमें से बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे ऐसी पक्षियाँ भी रही हैं जो रुक गई हैं, वो भूल गई हैं रूट, गई ही नहीं लौट के। और बहुत सारे जो नियमित रूप से आती जाती हैं और सांस्कृतिक रूप से अपने साथ वो बहुत ऐसी चीज़ें लाती हैं जिससे नए नए पौधे और पौधों का भी विकास देखा गया है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आधुनिक काल में वनावरण की तीव्र कमी और वन्य जीवन में विनाश के उत्तरदायी कारण। तो वनावरण विकास से जुड़ गया, खासकर आधुनिक काल में हम सब उपनिवेश बन गए, उपनिवेश में विकास हुआ, रेलवे का इतना विकास हुआ, कितने लाखों वृक्ष काटे गए रेल की पटरियां बिछाने के लिए, अच्छे अच्छे मोटी मोटी, इसके लिए कितने ट्राइबल आंदोलन हुए हैं, और वन को अंग्रेज अपने हाथ में कैसे कर लिया, उसी समय से समस्या खड़ी हुई है। और टिल डेट आज हम एग्रीकल्चर के विकास के लिए बहुत वनों का नाश किए। आपको इसी में पढ़ना होगा शॉर्ट नोट्स में, विदेह माधव एक नाम है, कौन था, इसी ने, ऐसा माना जाता है कि विदेह एक राज्य है जो विजी संघ के 8 गणतंत्रों से मिलकर बना था, एक राज्य जो आजकल मिथिला कहलाता है। तो शतपथ ब्राह्मण में चर्चा है कि विदेह माधव ऐसे ऋषि थे जो मुख में अग्नि लेकर दौड़े और सदा नीरा, मतलब गंडक किनारे तक सब जंगलों को जलाते चले गए। तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा, और धीरे धीरे आर्यन सिविलाइजेशन का वहाँ तक विस्तार होता है। तो अब एक डिबेट खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं विस्तार, मानव अपने अस्तित्व के लिए भी पर्यावरण को यूज किया है, वरना मानव इतना विकास नहीं करता, लेकिन संतुलन का ज्ञान नहीं था। बाद में हम औद्योगिक क्रांति जब आई आज से 200 साल पहले, उसने पर्यावरण की तो भत पीट के रख दी, और आज जो पूरा विश्व करा रहा है, इसीलिए कि बाद में हम लोग आज़ाद हुए और हमने भी उसी रास्ते को अपनाया। चूँकि हमें लोगों को भोजन देना था, हमें विकास की वो गति प्राप्त करनी थी, हमने द्रुत गति से औद्योगिकरण किया, और परिणाम निकला कि पूरी दुनिया पर्यावरण के चपेट में आ गई, और आज मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में है। अगर फिर से ये सभ्यता अगर किसी एक कारण से बर्बाद होगी तो वो पर्यावरण है। अगर आज भी इतनी स्ट्रांग चेतावनी नेचर की है, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है। और दिल से, जैसे आदमी के व्यक्तिगत जीवन में कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे अच्छे करें, हमें भोजन मिले, उस स्टैंडर्ड का कंसर्न अभी पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में नहीं जगा है, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर वो चिंताएं, कंसर्न व्यक्ति अगर पर्यावरण के लिए चिंतित हो जाए, केवल सरकार और कुछ एनजीओ के चिंतित होने से नहीं हो सकता है। भारतीय दर्शन में झीलों का महत्व शुरू से है, आज भी आप देखते हैं। मानसरोवर यात्रा क्या है? मानसरोवर जहाँ हमारे शिव का अस्तित्व है, और सब जगह झील, कोई भी ऐसा नगर शहर नहीं है जहाँ झील और तालाब और बावली की बात नहीं थी। उसकी पूजा होती थी, उसकी आराधना होती है। तो हिंदू समाज के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अब आज सब सिकुड़ता जा रहा है इतने महत्व के होते हुए। पारिस्थितिकीय साम्राज्यवाद अवधारणा क्या है? तो इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म क्या है? तो जो इंपीरियलिस्टिक पावर है वो इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म भी पैदा किया। उसने क्या किया? इकोलॉजी को अपने मन से यूज किया, और इंपीरियलिज्म में यही होता है कि संसाधनों को खुद सत्ता तंत्र अपने ढंग से यूज किया, आम आदमी उससे बाहर रहे। आज इकोलॉजी के साथ भी यही हुआ। इकोलॉजी इंपीरियलिस्टिक भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन किए और हमें रूल्ड किए, सारे पर्यावरण तंत्र को उन्होंने डिस्टर्ब किया, खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। अशोक के शिलालेख और पशु संरक्षण, अशोक अपने तमाम शिलालेखों में रिस्ट्रिक्शन डालता है कि इन पशुओं की किसी भी हालत में बद्ध नहीं होना चाहिए, और इनकी सीमित मात्रा में होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए। बलि प्रथा को बहुत हद तक अशोक ने मौर्य वो बौद्ध धर्म में जाने के बाद बहुत चीज़ को रोकने का इसने प्रयास किया। इसी ने प्रयास किया था कि कहीं भी कूड़े करकट का जो ढेर है उसमें आग नहीं लगाई जाए, क्योंकि उससे जीव जंतु मरते हैं। बड़ा डायनामिक कॉन्सेप्ट रहा है। अल्मा माता घोषणा पत्र है पर्यावरण के संरक्षण के लिए यूएनओ का। पारिस्थितिकी इको फेमिनिज्म, यानी इको फेमिनिज्म की ही देन है। चिपको आंदोलन, एप्को आंदोलन, इन लोगों ने बचाने के लिए वन को, क्योंकि वन की भी स्थिति वही है जो महिला की है, यानी केवल चर्चा करने से नहीं होता है, कहीं ना कहीं दिल से रेस्पेक्ट की बात होनी चाहिए। तो इको फेमिनिज्म एक तरह से नारी की तरह पर्यावरण भी हाशिए पे मनुष्य के सोच में, उस सोच में लाना, और नारियों ने
पर्यावरण आंदोलन चलाकर इस चीज़ को और मजबूत किया। तो इस तरह से ये क्लास है, इसके नोट्स आपको SF क्लासेस पे मिल जाएंगे। मन से पढ़िए और कोई भी समस्या हो तो हमारे ऑफिस से संपर्क कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।